आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को आश्वासन, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सरकारी खरीद रहेगी जारी। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित, 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 10 नवंबर को होगी मतगणना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। कोविड अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी, रिकवरी रेट बढ़कर हुई 85.34%। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का कल शुभारंभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आजाद हों। उन्होंने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि बिचौलियों के खत्म होने के कारण काले धन की कमाई बंद होने की आशंका विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत जिन परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया, उनमें जगजीतपुर में 6 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र का निर्माण, 2 करोड़ 70 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मौजूदा संयंत्र में सुधार तथा हरिद्वार के सराय में 1 करोड़ 80 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है। गंगा नदी में लगभग 80% गंदा पानी हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र से आता है। इन संयंत्रों से गंगा नदी की स्वच्छता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इन संयंत्रों को मिलाकर उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बसे 17 शहरों के प्रदूषण से निपटने के लिए कुल 30 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नमामि गंगे मिशन को केवल गंगा को निर्मल बनाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश में सबसे बड़ा व्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम बना दिया। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया। आज इस चौतरफा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं। आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है। श्री मोदी ने कहा कि गंदे पानी को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे मल जल उपचार संयंत्र बनाए गए हैं जो अगले 10 से 15 वर्ष की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गंगा नदी के तट पर जैविक खेती गलियारा विकसित कर रही है। श्री मोदी ने ऋषिकेश के लक्कड़ घाट में 2 करोड़ 60 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मल जल उपचार संयंत्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने चोरपानी में 50 लाख लीटर क्षमता के संयंत्र तथा बद्रीनाथ में भी 2 छोटे संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय देश में प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के मिशन में लगा है। जल जीवन मिशन के तहत रोजाना करीब 1 लाख परिवारों को पेयजल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। केवल पिछले 1 वर्ष में ही 2 करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने राष्ट्र को जल समृद्ध बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपनिर्वाचन की घोषणा कर दी है। 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जिन सीटों पर चुनाव होना है वे हैं अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात, बुलंदशहर जनपद की बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर, देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मलहन सीट। इनमें से टूंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी और 16 अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी। 17 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी और 19 अक्टूबर तक पर्चे वापस लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 3 नवंबर को सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। आयोग के अनुसार 12 नवंबर से पहले निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जानी है। निर्वाचन की घोषणा होते ही संबंधित जनपदों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर ये सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई अव्यवस्था न हो। मुख्यमंत्री ने हाई रिस्क ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाया जाए। लखनऊ और कानपुर जनपदों में विशेष ध्यान देते हुए रिकवरी दर को और बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने ई संजीवनी ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से लोग घर पर रहकर चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कृषि उपज मंडी समितियां काम कर रही हैं और किसान मंडियों में अपनी उपज बेच रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के उपज बेचने में असमर्थ होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कई तरह के अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आशा प्रकट की कि पंजाब और हरियाणा के सभी किसान मंडियों में जाएंगे और अपनी उपज बेचेंगे। एपीएमसी शुरू हो गई, एमएसपी ऑलरेडी घोषित है। एमएसपी के दरों पर तुरंत खरीद भी ताबड़तोड़ शुरू हो गई। किसान अपना माल बेच रहे हैं, पैडी, धान। मुझे पूरा विश्वास है जो मंडी में जाकर एपीएमसी में माल बेचते हैं वो पंजाब हरियाणा के सभी किसान माल बेचेंगे और उनकी खरीद होगी। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान कोरोना के 4093 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 5711 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि नए मरीजों की संख्या में कमी आने और ज्यादा लोगों के स्वस्थ होने के चलते सक्रिय रोगियों की संख्या लगातार गिर रही है। इस समय प्रदेश में 52,160 कोरोना के सक्रिय रोगी हैं, जबकि 3,36,981 कोरोना रोगी ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 85.34% हो गई है। राज्य में मृत्यु दर में भी कमी आई है और अब तक 5,715 रोगियों की कोरोना से मौत हुई है। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान करीब 85,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या 51 लाख को पार कर गई। कुल मिलाकर स्वस्थ होने वालों की दर अब 83.01 तक पहुंच गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि कोविड-19 के प्रतिबंधों का राज्य में कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि धारा 188 के अंतर्गत 2,31,099 एफआईआर दर्ज करते हुए 4,36,000 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है। वाहनों की चेकिंग में 74,689 वाहन सीज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले 1,260 लोगों के खिलाफ 932 एफआईआर दर्ज करते हुए 452 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को आश्वासन, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सरकारी खरीद रहेगी जारी।
प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 10 नवंबर को होगी मतगणना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है प्रतिबद्ध। कोविड अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी, रिकवरी रेट बढ़कर हुई 85.34%। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।